नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने कल इरिगेशन इंजीनियरिंग का मॉक टेस्ट लिया था टीचमेंट पर। तो आज मैं उसके आंसर लेके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं और वीडियो अंत तक देखिएगा। अंत में मैंने जो टॉपर्स के नाम हैं और उनकी जो डिटेल है वो मैंने आपको बताने के लिए कि कौन कौन टॉप किया है कल के जो टेस्ट हुआ था उसमें, तो वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो आप लोग अंत तक बने रहिए। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेक्चर को शेयर और लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कल के क्या क्वेश्चंस थे और उनके क्या क्या आंसर्स थे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप द एरिया इरिगेटेड बाय यूनिट वाटर फ्लोइंग डे एंड नाइट ड्यूरिंग इट्स बेस पीरियड इज कॉल्ड व्हाट इज द दैट क्रॉप। किसी फसल विशेष के लिए उसके आधार काल में दिन रात प्रभावित होने वाली इकाई पानी द्वारा सिंचित क्षेत्र उस फसल का क्या कहलाता है। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि जो हम पानी की जो यूनिट मात्रा होती है उससे हम कितना खेत सींच सकते हैं, वह क्या कहलाती है। ठीक है, तो वह कहलाती है आपकी पानी की ड्यूटी, कि आप एक कुछ यूनिट वाटर से कितनी सिंचाई आप कर सकते हो, वह आपकी वाटर की ड्यूटी कहलाती है, या वाटर की ड्यूटी कहलाती है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं पानी की ड्यूटी, या नॉर्मल आप कंसिडरेशन ड्यूटी के नाम से कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द टाइम इन डेज फ्रॉम द सोइंग मतलब काटना, द क्रॉप टू हार्वेस्टिंग इट काल। फसल बोने से लेकर उसे काटने तक के दिनों में समय क्या कहलाता है। तो ये पूछा गया है, फसल का जब बोते हो और जब फसल काटा जाता है तो उसके बीच का जो पीरियड है वो क्या पीरियड कहलाता है। तो ऑप्शन ए है बेस पीरियड, ऑप्शन बी है फसल काल या क्रॉप पीरियड, ऑप्शन सी है डेल्टा, ऑप्शन डी है आपका ड्यूटी। तो ये आपका कहलाता है फसल काल या क्रॉप पीरियड कहलाता है, जब आप जो है फसल को बोने से लेकर आप काटते हो। ठीक है, उस बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका कहलाता है, वो आपका कहलाता है फसल काल या क्रॉप पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द ट्रेंच इन द ग्राउंड सरफेस टेस्ट इन फ्यूरो इरिगेशन। जब हम कुंड सिंचाई करते हैं तो भूमि सतह से कुंड की गहराई कितनी होनी चाहिए, ये पूछा गया है। ग्राउंड सरफेस से उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए कुंड की। तो ऑप्शन ए है 5 से 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10 से 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है आपका 20 से 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 30 से 40 सेंटीमीटर। तो आपका कितना होना चाहिए, आपका होना चाहिए 10 से 20 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। जो कुंड सिंचाई करते हैं उसमें कुंड की जो गहराई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 10 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, इफ द अमाउंट ऑफ ग्रॉस डिजॉल्व सॉलिड पार्टिकल इन द वाटर एक्सीड्स हाउ मच देन द वाटर विल नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन। पानी में सकल घुले ठोस कणों की मात्रा कितने दिनों से कितने से अधिक है तो वह पानी के लिए उपयुक्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपका डिजॉल्व सॉलिड्स की मात्रा पूछी गई है। ठीक है, इसको बोलते हैं SAR। ठीक है, सॉल्वेंट एब्जॉर्बेशन रेशियो। तो इसका आपका ppm में वैल्यू पूछा गया है आपसे। तो इसमें 1200 ppm से अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो वह पानी उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि वो फ्लोइंग कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है, फ्लोइंग कंडीशन में नहीं होगा मतलब वो रन नहीं कर पाएगा, भाग नहीं पाएगा खेतों में, क्योंकि उसमें जो मात्रा है अवसाद की वह बहुत ज़्यादा होगी, या सेडिमेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, soil is a good drainage property become the impermeable if the what is the percentage of sodium is found in it so that water can be irrigated for a long time। जल निकास के अच्छे गुणों वाली मृदा अपारगम्य बन जाती है यदि उसमें सोडियम का कितने प्रतिशत भाग मिले जो पानी के बहुत अधिक समय तक सिंचाई की जा सके। देखिए, जब हमारी सॉइल में सोडियम की परसेंटेज बढ़ती है तो सॉइल जो है वो उसकी जो पारगम्यता है वो खत्म होती है, परमेबिलिटी खत्म होती है। परमेबिलिटी जब किसी सॉइल की खत्म हो जाएगी मतलब आप पानी डालेंगे तो बहुत देर तक रुकेगा। तो हमें ये देखना है कि उसका जो सोडियम का एब्जॉर्बेशन रेशियो है या सोडियम एब्जॉर्बेशन रेशियो है वो कितना होना चाहिए, सोडियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये पूछा है। कितना प्रतिशत भाग जो है वो होना चाहिए कि जल जो है, जो सॉइल है वो बढ़िया अपारगम्य बनी रहे।
ऐसा नहीं हो, सॉइल एकदम रेत की तरह नहीं होनी चाहिए कि पानी डाला और वो नीचे परफोलेट कर गया, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए पानी पूरा ही रोक ले, कभी सोके ही ना नीचे, ऐसी भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो इसमें इसीलिए इसकी परसेंटेज पर निर्भर करता है। तो इसकी जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी, तो ए ऑप्शन है आपका 25, बी ऑप्शन है 50, सी ऑप्शन है 75 और डी ऑप्शन है 85। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन इज द राइट, 75 मात्रा इसकी होनी चाहिए। देखिए ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो बुक है डीबी गुप्ता में एशियन में वो नहीं दे रखे होंगे, बट चूंकि ये क्वेश्चन इरिगेशन में लगातार पूछे जाते रहे हैं तो इसलिए हमने इन क्वेश्चंस को आपसे भी पूछा है। बिकॉज क्योंकि जब कोई पेपर बनाएगा तो भले वो सिलेबस के हिसाब से बनाता है, लेकिन हमें तैयारी इस हिसाब से रखनी चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ गया इरिगेशन से रिलेटेड, ये बहुत आसान क्वेश्चन है जो नॉर्मली इरिगेशन के कंपटीशन में या कहीं और एग्जाम होता है तो पूछे गए हैं, या हरियाणा बोर्ड में जब एग्जाम हुआ है पॉलिटेक्निक का ऑनलाइन तो उसमें भी पूछे गए हैं। तो इस हिसाब से मैंने आपको बताया है कि इन क्वेश्चंस को भी आप तैयार कर लें। नेक्स्ट है, इन इंडिया इरिगेशन इज डन बाय ट्यूबवेल मेथड्स। भारत में नलकूप विधियों से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? पहला ऑप्शन है 41.5%, दूसरा ऑप्शन है 26.6%, तीसरा ऑप्शन है 13.4% और डी ऑप्शन है आपका 11.5%। तो नलकूप से जो सिंचाई होती है वो कितनी होती है, कितने परसेंट होती है? नलकूप का मतलब ये जो हम आप ट्यूबवेल उबेल चलाते हैं इनकी बात कर रहा है ये, ठीक है। तो कितने परसेंट होती है? तो ये आपकी होती है 11.5%। कितने परसेंट होती है आपकी? 11.5%, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ दीज रिवर्स इज ऑफ साउथ इंडिया। इसमें से कौन सी रिवर दक्षिण भारत की है? तो पहला ऑप्शन है आपका व्यास, दूसरा ऑप्शन है मेघना, तीसरा ऑप्शन है काली, चौथा ऑप्शन है वेनगंगा। तो आपका इसमें जो व्यास है ये आपका हिमाचल रीजन में पड़ती है, मेघना जो है आपका ईस्टर्न इंडिया में के आसपास है, बांग्लादेश के आसपास पड़ती है, और काली जो है ये सरस्वती नदी को बोलते हैं, इसको जो नेपाल के बॉर्डर पर है ये, और आपका जो वेनगंगा है ये आपकी साउथ की रिवर है, ये साउथ में पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन साउथ इंडिया इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीडियम ऑफ इरिगेशन। दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रचलित माध्यम है। तो आपका ए ऑप्शन है ट्यूबवेल, बी ऑप्शन है वेल्स या कुएं, सी ऑप्शन है नहर या डी ऑप्शन है आपका तालाब रिजर्वायर या पॉन्ड, और सी ऑप्शन था आपका नहर या कैनाल, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि दक्षिण भारत में, तो देखिए दक्षिण भारत में होता क्या है, दक्षिण भारत की जो सॉइल है वो बहुत हार्ड है। आपने इसीलिए आपने सुना होगा कि उसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटू, दक्षिण का पठार। ये पठारी भाग है, क्योंकि अब जब भूगोल आप पढ़ते हैं तो आपको ये पता होगा कि जो दक्षिण भारत का पोर्शन है ये एक अफ्रीका महाद्वीप का टुकड़ा है। इसीलिए जो वहाँ की जो नदियाँ हैं वो सिल्टिंग नहीं करती हैं, वो इरोजन नहीं करती हैं, क्योंकि वो सिल्ट करते करते इतनी हार्ड हो गया है उनका स्टेटा, उनका सॉइल हार्ड हो गया है कि अब वहाँ पे कटान ज़्यादा नहीं होता है। कटान नहीं होता है तो वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत पठारी मिट्टी है, कछारी मिट्टी है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ वाटर एब्जॉर्बेशन भी नहीं है, क्योंकि सॉइल हार्ड है। तो सॉइल हार्ड है तो एब्जॉर्बेशन नहीं होगा, तो जो बारिश का पानी है उनमें भर जाता है, और उससे हम वहाँ की जो टॉप की लेयर है उस पर हम सिंचाई करते रहते हैं और फसलें हम उगाते रहते हैं, ठीक है। तो 8 का डी ऑप्शन है तालाब या रिजर्वायर या पॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड ऑफ इरिगेशन। सिंचाई की सबसे महंगी विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है ड्रिप सिंचाई, दूसरा ऑप्शन है छिड़काव सिंचाई, तीसरा ऑप्शन है ट्यूबवेल या डी ऑप्शन है ढेकली। तो पहला जो है ड्रिप इरिगेशन, दूसरा स्प्रिंकलिंग, तीसरा जो है आपका ट्यूबवेल और डी ऑप्शन है आपका पर्सियन वेल या ढेकली सिंचाई। तो इसमें सबसे जो महंगी सिंचाई है वो आपकी क्या है? ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन के बारे में अगर आपको ना पता हो तो हमारे पहले के लेक्चर देखिए जाके, आपको सारी चीज़ें विस्तार से पता चल जाएंगी। ड्रिप इरिगेशन वह होता है जिसमें पेड़ों को जड़ों तक, जो पेड़ के टॉप पोर्शन पर हम पाइप बिछाते हैं और टैप से उसको पानी बूंद बूंद टपकाते हैं, ठीक है। तो इसको बूंद बूंद टपकन सिंचाई पद्धति भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रॉप रिक्वायर्स अ टोटल 96 सेंटीमीटर ऑफ वाटर फॉर अ बेस पीरियड ऑफ 2 to 80 आवर, व्हाट विल बी द ड्यूटी ऑफ वाटर। एक फसल की 2280 घंटे की आधार अवधि के लिए 96 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, पानी की ड्यूटी क्या होगी? तो इसमें आप फार्मूला लगाइए, D बराबर 8.64 B बाई डेल्टा, ठीक है। यहाँ बेस पीरियड आपको B दे रखा है, ठीक है, और ये दे रखा है 2280, और D आपको जो अवधि है, टाइम है
डेल्टा पानी की गहराई आपको दे रखी है, ये 96 सेंटीमीटर, तो इससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं, ड्यूटी फाइंड कर सकते हैं। आप लोग कैलकुलेटर से ड्यूटी जब फाइंड करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा आपको 855 हेक्टर पर क्यूमेक। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, हाउ कैन वी कंट्रोल वाटर लॉगिंग इन एग्रीकल्चर लैंड बाई इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन, सिंचाई तीव्रता में वृद्धि कर दें, बाई लाइनिंग ऑफ ड्रेन्स, नालियों की लाइनिंग कर दें, बाई क्लोजिंग ऑफ सराउंडिंग नेचुरल ड्रेन्स, आसपास की प्राकृतिक नालियों को बंद कर दें, इग्नोरिंग द क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रीकरण को अनदेखा कर दें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको वाटर लॉगिंग को रोकना है, वाटर लॉगिंग क्या होता है, पानी का नीचे जमीन में जाना और उसके बाद नीचे परफोलेट पूरी तरीके से ना होना, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा नालियां हैं, ड्रेन्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, लाइनिंग कर देंगे, ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, उससे हमारा पानी परफोलेट नहीं होगा, तो हमारा पाइप तो पानी का लॉस नहीं होगा, नीचे वाटर लॉगिंग भी नहीं होगी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, कैनाल सिस्टम एंड द ड्रेन सिस्टम आर कंप्लीमेंट्री, नहर प्रणाली और जल प्रणाली एक दूसरे के पूरक हैं। द कैनाल सिस्टम रन्स ऑन रिज, स्पिल्स इनटू द स्मॉल चैनल्स एंड स्प्रेड इट्स फॉर वाटर ओवर लैंड। ठीक है, तो नहर प्रणाली लकीरों पर चलती है, ये लाइंस पर चलती है और छोटे चैनलों में विभाजित हो जाती है और भूमि पर अपना पानी फैला देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रेनेज सिस्टम रन्स अलोंग द लोएस्ट लाइन और कलेक्ट्स द ड्रेनेज वाटर फ्रॉम द स्लोप्स एंड जॉइंट्स मेन स्ट्रीम। तो जल निकासी प्रणाली सबसे निचली रेखा के साथ साथ चलती है और ढलानों के साथ जल निकासी पानी इकट्ठा करता है, मुख्य धारा में मिल जाता है। और डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आर करेक्ट, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सभी विकल्प सही हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नहर प्रणाली और जल निकास प्रणाली दोनों पूरक होते हैं। नहर प्रणाली एकदम लाइंस पर चलती है, रिज पर चलती है और छोटे नालों में विभाजित हो जाती है, भूमि पर अपना पानी फैला देती है और उसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमको पानी इकट्ठा भी कर लेते हैं, मुख्य धारा में मिल भी जाती है। तो इसलिए इसका सभी विकल्प सही वाला ऑप्शन सही होगा, ऑल डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, द वाटर कैरिड अलोंग द सोइंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड, फसलों की बुवाई के साथ साथ पानी किए गए पानी को क्या कहा जाता है। ठीक है, फसलों की बुवाई के साथ साथ किए गए पानी को क्या कहा जाता है, तो आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका होगा, ये मैंने शायद वहाँ पर हार्वेस्टिंग की जगह सोविंग को मैंने वो बोल दिया था, वो मेरा कहने का मतलब हार्वेस्टिंग था, तो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, उसके लिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है तो आपको दिक्कत भी नहीं है। फसलों की बुआई के साथ साथ किए गए पानी को कहा जाता है कोर वाटरिंग, ड्यूटी, डेल्टा या पलेवो इरिगेशन या पलेवा सिंचाई। तो आप लोग जानते होंगे, धान की फसल देखो, आप धान की फसल है, मेंथा है, उसको आप पौध लगाते हो उसमें पानी में, तो जहां भी हम पौध लगाते हैं, कभी भी हम पौध लगाएंगे तो पानी में ही लगाएंगे, बीज लगाएंगे तो हो सकता है हम पानी में ना लगाएं। ठीक है, क्योंकि बीज पानी में नहीं लगा सकते, बह जाएगा वो, तो पलेवा इरिगेशन बोलते हैं या पलेवो सिंचाई बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड डेल्गू इरिगेशन, या निम्नलिखित में से जल प्रलय सिंचाई भी कहा जाता है। ज्वाइंट प्लान इरिगेशन, भंडारण सिंचाई, स्टोरेज इरिगेशन, डाइवर्जन इरिगेशन या प्रवाह सिंचाई, फ्लो इरिगेशन। तो आपका पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो कॉल्ड डेल्गू इरिगेशन, या जल प्रलय सिंचाई क्या कहलाती है। तो जल प्रलय सिंचाई जो है, जल प्रलय का मतलब पानी एकदम से खोल दिया और प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, अंधाधुंध बह रहा है, तो इसको बोलते हैं जल प्रलय। प्रलय मतलब एकदम पानी एकदम भर जाए। ठीक है, तो उसको बोलेंगे आपका फ्लो इरिगेशन या प्रवाह सिंचाई, क्योंकि इसमें प्रवाह सिंचाई ही होता है, ना तो डाइवर्जन होता है, ना स्टोरेज होता है, ना ज्वाइंट प्लान होता है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग, निम्नलिखित में से कौन सा जल भराव का कारण नहीं है। तो भूजल का अत्यधिक दोहन, अत्यधिक वर्षा, लगातार सिंचाई और पानी का उच्च तल। ठीक है, तो एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, एक्सेसिव रेनफॉल, कंटिन्यूअस इरिगेशन और हाई लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें आपका, जब आप जानते हैं भूजल का अत्यधिक दोहन से आपका पानी पर क्या फर्क पड़ेगा, पानी कम होगा, न कि जल भराव होगा, है ना। दोहन का मतलब अत्यधिक पानी को खींचना या उसको यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the open or endurance method, the field is divided into 10 to 20 meters in the width
100 to 200 मीटर्स इन द लेंथ एंड स्लोप इज गिवन। मुक्त अपलावन विधि में 10 से 20 मीटर चौड़ाई व 100 से 200 मीटर में लंबाई में बांटकर ढाल दी जाती है। ठीक है, तो पूछा है कि जब हम फ्लो इरिगेशन करते हैं या प्रवाही सिंचाई करते हैं या फ्री फ्लड इरिगेशन करते हैं, तो ठीक है, या इंडोनेशन मेथड में जब हम मुक्त पानी सींचते हैं, पानी को एकदम छोड़ दिया जाता है बड़ी बड़ी क्यारियां बनाकर 10 से 20 मीटर चौड़ाई की और 100 से 20 मीटर 200 मीटर की लंबाई की, तो उसमें ढाल कितना देते हैं, स्लोप कितना देते हैं, जिससे पानी जो है वो ग्राउंड पर पूरी तरीके से जो हमारी फसल है वो एक एक कॉर्नर पर फैल जाए। आपने देखा होगा जैसे धान की खेती होती है, धान में बड़ी बड़ी क्यारियां बनाते हैं, पिपरमिंट की तरह छोटी छोटी क्यारियां नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके पलेवा सिंचाई जब हम करते हैं तो उसको समतल कर चुके होते हैं, तो पानी फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो ये पूछा गया है आपसे इस क्वेश्चन में कि कितना आप ढाल रखोगे, कितना आप स्लोप रखोगे। तो हेयर द फर्स्ट ऑप्शन इज 1 in 150, सेकेंड ऑप्शन इज 1 in 250, थर्ड ऑप्शन इज 1 in 100 और डी ऑप्शन है आपका 1 in 50। तो हेयर द राइट आंसर इज 1 in 100, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना स्लोप रखेंगे, 100 में 1 का स्लोप रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इन विच मेथड ऑफ इरिगेशन ओनली अबाउट 1/2 to 1:5 ऑफ द फील्ड रिमेन्स वेट। सिंचाई की किस विधि में खेत का लगभग 1/2 से 1/5 भाग ही गीला रहता है। तो ये पूछा है कौन सी सिंचाई ऐसा करते हो जिसमें जो कूड़ बनाते हैं, नाली बनाते हैं या खेत जो है वो आपका सिर्फ 1/2 से आधे से लेकर 1/5 भाग ही गीला रहता है। तो पूछा है सीढ़ी सिंचाई विधि, कंटूर इरिगेशन मेथड, मुक्त विधि, फ्लडिंग मेथड, बेसिन मेथड और कुंड सिंचाई या फ्यूरो मेथड। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा, जो आपने पढ़ा भी है, जानते भी हैं कि जो आपका जो फ्यूरो मेथड है, कुंड सिंचाई जो है, वो आपका ऐसा होता है मेथड जिसमें 1/2 से लेकर 1/5 भाग ही गीला होता है, जिसमें आपने देखा होगा कुछ ऐसी ऐसी क्यारियां बनाते हैं, देखा होगा, है ना, इस तरीके से क्यारियां बनाई जाती हैं, है ना, ऐसे ऐसे। तो इसमें कुछ पोर्शन ही गीला रहता है, इतना पोर्शन ही गीला रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप डिटेल में पढ़ना है तो पुराने हमारे लेक्चर देखिए, आपको पता चल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर पोटैटो क्रॉप, आलू की फसल की सिंचाई के लिए निम्न में से सर्वोत्तम विधि कौन सी है। कंटूर इरिगेशन मेथड, सीढ़ी सिंचाई विधि, कुंड सिंचाई, फ्यूरो मेथड, बेसिन मेथड, बेसिन विधि, मुक्त विधि, फ्लडिंग मेथड। तो इसमें सबसे सिंचाई की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो ये सिंपल सा है कि कुंड सिंचाई जो है वो आलू की फसल के लिए सबसे बेस्ट विधि है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर इरिगेशन ऑफ ऑर्चर्ड, या आपका बागानी के लिए, बाग की सिंचाई के लिए निम्न में से कौन सी सर्वोत्तम विधि है। तो ऑप्शन ए है सीढ़ी सिंचाई विधि, कंटूर इरिगेशन मेथड, ऑप्शन बी है कुंड सिंचाई, फ्यूरो मेथड, ऑप्शन डी है द्रोणी सिंचाई, बेसिन मेथड, ऑप्शन डी है आपका फ्लडिंग मेथड या मुक्त सिंचाई। तो हेयर द राइट आंसर इज बेसिन मेथड। जो आपने देखा होगा, आपने पूर्वांचल में इसको बोलते हैं थाला, है ना, थाला बोलते हैं, गोल गोल घेरा बना देते हैं और उसमें पानी भरते हैं और एक घेरे से दूसरे घेरे को कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं बेसिन मेथड। ठीक है, लखनऊ एरिया में, सीतापुर एरिया में ये पूछा जाता है कि बेसिन मेथड बोले तो आपका जैसे थाला हम बनाते हैं उस तरीके से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन इन द हिली एरिया और वेयर देयर आर द स्लोप ऑफ द लैंड इज वेरी हाई। पहाड़ी क्षेत्रों में अथवा जहां पर भूमि की ढाल बहुत अधिक होती है, वहां पर सिंचाई के लिए निम्न में से कौन सी सर्वोत्तम विधि अपनाई जाती है, या सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो सीढ़ी सिंचाई विधि, कंटूर इरिगेशन, फ्यूरो मेथड, कुंड सिंचाई, बेसिन मेथड, डोरी सिंचाई और मुक्त विधि, फ्लडिंग मेथड। तो आपका नॉर्मल आपका ढाल की जब बात की तो कंटूर से रिलेटेड होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था कल मैंने, कंटूर इरिगेशन मेथड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन द सब सरफेस इरिगेशन मेथड द परफोरेटेड पाइप इंसर्ट एट द डेप्थ, आधा स्थल सिंचाई में छिद्रयुक्त पाइप गहराई पर डाला जाता है 40 से 55 सेंटीमीटर, 45 से 60 सेंटीमीटर, 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर और 3 से 5 सेंटीमीटर। तो कौन सा पाइप कितनी गहराई पर डाला जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो कितनी गहराई पर डाला जाता है आधा स्थल सिंचाई में पाइप, तो आपका कितने जो आपको बताना है वो ऑप्शन है आपका 40 से 55 सेंटीमीटर, 45 से 60 सेंटीमीटर, 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर और 3 से 5 सेंटीमीटर। तो हेयर द राइट आंसर इज 45 to 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विच इरीगेशन इज आल्सो नोन एज ओवरहेड इरीगेशन? किस सिंचाई को सिरोपर सिंचाई के नाम से जाना जाता है? किस सिंचाई को सिरोपर सिंचाई के नाम से जाना जाता है? किस सिंचाई को सिरोपर सिंचाई के नाम से जाना जाता है? तो सीढ़ी सिंचाई विधि, छिड़काव बौछार विधि, आधा स्थल सिंचाई विधि, मुक्त विधि या फ्लडिंग मेथड? तो कंटूर इरिगेशन मेथड, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन और फ्लडिंग मेथड। तो सिरोपर क्या है कि जैसे क्या होता है कि आपका जो वाटर है, अगर जैसे आपने पानी की टंकी आपके घर पे छत पे सबसे टॉप पे रखी होती है, अगर उसको एकदम ग्राउंड पे रखेंगे तो क्या आपकी टंकी में पानी आएगा, प्रेशर बनेगा? तो नहीं बनेगा। तो ऐसी सिंचाई देखिए जहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत हो, तो ऐसी जगह सिंचाई जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत हो, तो क्या सीढ़ी सिंचाई में प्रेशर की जरूरत होती है? नहीं, सीढ़ी सिंचाई में नहीं होती है। छिड़काव सिंचाई में होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि छिड़काव सिंचाई में पानी को दूर तक फेंकना है। तो हेयर छिड़काव सिंचाई या स्प्रिंकलिंग इरिगेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंप्स इन द यूनिट आर बूस्टर दैट लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम द सोर्स एंड द पाइप इनटू स्प्रिंकल नोजल। इकाई में निम्न इकाई में पंप व बूस्टर लगे होते हैं जो पानी को स्रोत से उठाकर पाइप द्वारा छिड़काव नोजल तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जल दाब जनन इकाई, प्रेशर जनरेटिंग यूनिट। ऑप्शन बी है जलवाहक इकाई, वाटर कैरियर यूनिट। ऑप्शन सी है जल निर्गम इकाई, वाटर डिलीवरी यूनिट। ऑप्शन डी है निस्सादक कुंड या डिस्टिलिंग बेसिन यूनिट। ठीक है, तो ये आपको बताना है, या निस्सादक कुंड। तो इसमें सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो हेयर द सही आंसर इज द राइट आंसर इज हेयर द राइट आंसर इज जल दाब जनन इकाई। जल दाब जनन इकाई क्या होता है? ये आपके प्रेशर बूस्टर होते हैं। बूस्टर मतलब पानी को फोर्स को एकदम से इंक्रीज कर देते हैं, जिससे पानी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत तेजी से बाहर को भागता है या पाइपों में भागता है और हमें वो छिड़काव तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन दिस यूनिट वाटर इज सप्लाइड टू द कॉर्नर ऑफ द फील्ड लेइंग मेन एंड लेटरल पाइप्स इन द फार्मलैंड। इस इकाई में जो आप पढ़ोगे, जो आपका ये सिस्टम है पूरा, इस सिस्टम में डिफरेंट इकाइयां हैं। ठीक है, तो पूछा है कि इस इकाई में खेत भूमि पर जो है वो मुख्य और पार्श्व पाइप बिछाकर खेत के कोने कोने तक या फील्ड के कोने कोने तक पहुंचाया जाता है पानी। तो वो क्या कहलाएगा? जलदाब इकाई, प्रेशर जनरेटिंग यूनिट, जलवाहक डिवाइस, वाटर कैरियर यूनिट, जल निर्गम इकाई, वाटर डिलीवरी यूनिट, निस्सादक कुंड या डिस्टल बेसिन यूनिट। तो सिंपल है, ये कहलाएगा आपका वाटर कैरियर यूनिट, क्योंकि हम पानी जगह जगह तक पहुंचा रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल इसका जवाब भी होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इट इंक्लूड्स द राइजर स्प्रिंकल हेड पाइप विथ परफोरेशन। अंतर्गत उत्थापक, छिड़काव हेड अथवा छिद्र युक्त पाइप आते हैं किस यूनिट में? जलदाब जनन इकाई में, प्रेशर जनरेटिंग यूनिट में, जलवाहक इकाई में या वाटर कैरियर यूनिट में, जल निर्गम इकाई, वाटर डिलीवरी यूनिट में, निस्सादक कुंड या डिस्टिलिंग बेसिन यूनिट में। तो आपका ये किस में आते हैं? तो ये आते हैं आपका वाटर डिलीवरी यूनिट में, वाटर डिलीवरी यूनिट में आते हैं। अब देखिए, कल जो मैंने टेस्ट लिया था यही वाला आपका इरिगेशन का, इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा किया है, कुछ सारे लोगों ने जो है वो अच्छा नहीं कर पाए हैं। तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे वो भी अपने को कर लेंगे, डेवलपमेंट अपने का कर लेंगे, और धीरे धीरे जब टेस्ट देंगे तो आदत पड़ जाएगी। हम लोग भी पहले जब टेस्ट देते थे तो हमारे मार्क्स नहीं आते थे, जब हम लगातार हम टेस्ट देते रहते तो एक हमें आदत बन जाती है। कुछ बच्चों को कहना था, जैसे एक बच्ची है हेमा वर्मा, उसने कहा था कि सर वो हमें टाइम नहीं पता चल पाता। तो देखिए, जो भी हम आपका टेस्ट लेते हैं वो 1 घंटे का लेते हैं, आप पूरा टाइम दीजिएगा। ये क्वेश्चंस को अपनी घड़ी अपने सामने रखिए कि कितना टाइम हुआ, उस टाइम में पूरा क्वेश्चन कीजिए। कुछ बच्चे हैं बहुत जल्दी कर देते हैं, मैं देखता हूँ पेपर हुआ नहीं पूरा सबमिट, ऐसा ना कीजिए। आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं बहुत आराम से करिए। देखिए, ये आपकी पढ़ाई के लिए भी है, आपके कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, कांग्रेचुलेशंस टू आवर टॉपर्स। टॉपर्स के नाम है ये हमारे जीतू गंगवार हैं, इनका हाईवे के टेस्ट में भी ये टॉप में पोजीशन में रहे थे। इन्होंने इस बार फर्स्ट पोजीशन गेन की है, सबसे अच्छे नंबर हैं इनके, 42 मार्क्स हैं, और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये हमारे ही कॉलेज के हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली से, होनहार छात्र हैं और इनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। नेक्स्ट हैं ये आपकी तनु यादव, जिनकी 2nd रैंक आई है। ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अयोध्या से हैं, भगवान श्री राम की धरती से। इन्होंने भी बहुत अच्छा किया है और भगवान श्री राम इनको जो है कामयाब करें और ये लगातार अच्छा ही प्रदर्शन करते रहें। नेक्स्ट हैं आपके मोहसिन शेर खान,
ये भी नेक्स्ट पिछली बार टॉपर्स में थे और ये भी बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद से कर रहे हैं। मुरादाबाद से मैंने भी जो है वो अपना बीटेक किया हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छे हैं और पढ़ने में बहुत अच्छा इन्होंने पहले भी किया और इसी में किया। इसका मतलब इनकी एक कांस्टेंट परफॉर्मर हैं ये, और भगवान करे इनको, अल्लाह करे कि इनको लगातार जो है सफलता हासिल होती रहे और लगातार ये टॉप करते रहें। नेक्स्ट हैं आपके कुलदीप कुमार, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छाछा भगांव से हैं। इन्होंने भी सेकंड रैंक हासिल की है। ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। ईश्वर करे कि इनको आगे लगातार सफलता मिलती रहे। नेक्स्ट हैं टॉपर, ये हमारे कॉलेज की हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली से सोनाली विश्वकर्मा। ये पढ़ने में बहुत होशियार हैं और इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। ईश्वर करे कि इनकी आगे भी कामयाबी इसी प्रकार से कंटिन्यू चलती रहे। नेक्स्ट हैं आपका नीरज कुमार पाल, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डी से हैं। इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया करते हुए सेकंड रैंक हासिल की है और भगवान करे कि ये इसी तरीके से फर्स्ट पोजीशन भी पहुँचें और अच्छा परफॉर्म करें। नेक्स्ट हैं आपके अतुल केसरवानी, ये हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली से हैं। ये शायद पिछली टेस्ट में भी पोजीशंस में थे और भगवान करे कि ये लगातार अच्छे बढ़ते रहें। काफ़ी होनहार छात्र हैं, मुझे आशा है कि अगले आने वाले टेस्ट में इससे भी अच्छी रैंक ला के दिखाएंगे। नेक्स्ट हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली से ही संजय राठौर। संजय राठौर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने और ईश्वर करे कि लगातार ये अच्छी परफॉर्मेंस देते रहें और अपनी तरक्की भी करते रहें। तो संजय राठौर जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, धन्यवाद। नेक्स्ट हैं आपके अश्वनी कुमार, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद से हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए थर्ड रैंक हासिल की है और यह भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ईश्वर करे कि ये लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देते रहें और अपना नाम रोशन करते रहें। नेक्स्ट हैं आपके, इन्होंने अपनी डिटेल नहीं भेजी है, सुधाकर पांडे, ये इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं, बहुत अच्छा लगातार कर रहे हैं और भगवान करे कि इनको लगातार कामयाबी मिलती रहे। अगर नेक्स्ट ये टॉपर बनते हैं तो कोशिश ये करें कि अपनी डिटेल्स हमें ज़रूर भेजें अगर हमारी आवाज़ इन तक पहुंच रही हो तो। नेक्स्ट है अर्चना राणा, इन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे रैंक इन्होंने हासिल की है। इरिगेशन का पेपर थोड़ा हार्ड भी था और क्योंकि हार्ड इसलिए बनाया था कि मैं आपकी तैयारी के बेस पे करवा रहा हूँ, किसी को टॉपर बनवाने के उद्देश्य से नहीं, तो इसलिए इन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ईश्वर करे कि इनको लगातार कामयाबी हासिल होती रहे। ठीक है, तो इन सभी टॉपर्स को मेरी ओर से, मेरे चैनल की सभी लोगों की ओर से, अंकित सर, सचिन सर, राशिद सर, गुफराना मैम, आशीष सर, अमित सर की ओर से, इन सभी चैनल की टीम की ओर से इन लोगों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और हम ये कोशिश करेंगे कि लगातार हम आपके लिए टेस्ट लाते रहें, लगातार इसी तरीके से आपका वीडियोस हम जो है बनाते रहें, आपको बताते रहें आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। और कोशिश हमारी ये हमेशा से रही है कि हम आपको कुछ सिखाने की कोशिश करते रहते हैं, कुछ बताने की कोशिश करते रहते हैं। हमें आपसे बहुत ज़्यादा सहयोग की आवश्यकता है, आप हमारा सहयोग करते रहें। अगर आप अब किसी और कॉलेज में हैं, पढ़ रहे हैं और पास हो चुके हैं, तब भी आप ये क्वेश्चंस को देख सकते हैं, कर सकते हैं क्वेश्चंस को, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। दूसरा, हमारा आप टीचमेंट पर रिक्वेस्ट भेज दिया कीजिए, परेशान नहीं हो कीजिए कि कैसे हम एक्सेप्ट करेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तीसरा बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग टाइम पर टेस्ट दिया कीजिए, जिससे हमारा रैंक बनाने में भी आसानी रहती है। और जो मैं डिटेल्स बोलूँ वो डिटेल्स आप तुरंत जो है हमें भेज दिया कीजिए। हमारे चैनल पर लगभग 20 से 21 हज़ार लगभग सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। अब इतने सारे लोग टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करते हैं, जिससे हमें आपको जानकारी देने में टाइम लगता है, पता नहीं चल पाता है आप लोगों को। बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं, सर मुझे पता नहीं चला कब टेस्ट था। तो इस चीज़ों के लिए आपको टेलीग्राम पर रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लगातार आप मेहनत करते रहिए, एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं। पहले हम लोग सुस्त हो गए थे, हम भी और आप भी, क्योंकि हम लगा था कि यार एग्ज़ाम नहीं होंगे, आप लोग प्रमोट कर दिए जाएंगे। लेकिन बाद में जो है सरकार की मंशा हुई कि भाई एग्ज़ाम कराया जाए बोर्ड की, तो आप लोगों का एग्ज़ाम कराया जा रहा है, तो हम लोग भी लग गए हैं और आप लोग भी लग जाइए। दूसरा क्या है कि आप ये अनुमान नहीं लगाइए कोई क्या कहता है। देखिए, पढ़ने के लिए आप मेरे कभी भी कमेंट देखिएगा तो मैंने लिखा है कि 99% प्रमोट, 1% में कुछ भी हो सकता है। तो वही 1% ही 99 बन गया, तो अब उसमें जो ईश्वर की मर्जी है उसके खिलाफ तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ईश्वर करे आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चंस करते रहें और कामयाबी हासिल करते रहें। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों के नंबर कम आए हैं, हताश नहीं हो, ये एक टेस्ट है, कोई आपका जीवन की परीक्षा नहीं है, वो धीरे धीरे आप ग्रो कर लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर।